आपने कहा मेरे पोस्टर नहीं लगाना है, स्वागत में फालतू खर्चा करना नहीं है, आप बंगले में रहते नहीं हैं। मुझे लगा कि मैं अध्यक्ष बनाऊं तो हजारों लोग मेरा पोस्टर लगा रहे हैं, और जिस दिन मैं पद पे नहीं रहूंगा तो शायद उनमें से अधिकतर लोग मुझे पहचानेंगे भी नहीं। 3-4 महीने पहले जो 5-7 नाम प्रदेश अध्यक्ष के चल रहे थे जी। ऐसा किसी ने बताया कि इसमें एक नाम आपका भी है। जैसे ही मुझे ये बात पता लगी तो मैंने दिल्ली तो मैं गया ही नहीं, मैंने भोपाल आना भी छोड़ दिया। खुद के 365 दिनों को कैसे देखते हैं मुखिया के तौर पर? कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत पाऊं, केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास जीत पाऊं, मैंने इस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास किया। आपने एक परिपाटी शुरू की कि कार्यकर्ताओं के काम होते हैं, संबंधित सरकार और उसके बीच में समन्वय है। तो आपने कहा कि जो मंत्री आपके कार्यकाल में, ऐसा जो मुझे पता चला, जो मेरी रिसर्च टीम कहती है कि आपने कहा कि जो मंत्री हैं वो दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में बैठेंगे, ऐसी परिपाटी आपने शुरू की और वो ये प्रयास किया और इसमें हम सफल रहे। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये कितनी कारगर रही। लेकिन अब एक चुनौती ये भी हो जाती है, आप एक तरफ साथी की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके संगठन में भी वो मिसाल अनुकरणीय होना चाहिए। हाल ही में हमने देखा जब निगम मंडलों के जो नए नए नियुक्तियां हुई तो उसमें उन्होंने लाव लश्कर के सारे कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। देखिए, जब किसी नेता का किसी पद पर निर्वाचन होता है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बनता भी है और दिखना भी चाहिए। पन्नालाल शाक्य हैं जिनके बयानों को आप सर्च कर लीजिए गूगल पे तो भरा पड़ा है। प्रीतम लोधी कहते हैं कि मेरा 2.5 किलो का हाथ है लगा। राम बाबू गडरिया जो थे वो मेरे मित्र थे। कई मंत्रियों का नहीं बैठ पा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम पे। तो फिर संगठन के तौर पे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस पार्टी के 160 से ज्यादा विधायक, वहां आप उदाहरण भी दे रहे हैं तो 1 या 2 से ऊपर नहीं दे पा रहे। अभी हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल में अलग गुटबाजी चल रही है, सिंधिया गुट और पुरानी बीजेपी के गुट के बीच में। तो हर जगह गुटबाजी जो है वो एक बड़ी चुनौती मानते हैं आप? तो जब आपका 1 साल पूरा हो रहा है तो आपके सामने पहली चुनाव की चुनौती सामने है, दतिया उपचुनाव के जरिए। किस तरीके से बीजेपी इस पर जाएगी? चुनाव की चुनौतियां तो कई बार आई, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार। एक बात मेरी भी जितने बीजेपी के नेताओं से बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड होती है सर, नेताओं से बात होती है, कई बार विधायकों से बात होती है, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है। कहने को 1 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर जिम्मेदारी बड़ी हो और वो भी रूलिंग पार्टी, किसी सत्ताधारी दल के मुखिया की जिम्मेदारी हो, तो पहली कसौटी 1 वर्ष में कसी ही जाती है। इस वक्त हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो लपेटे में आने के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। आपको बधाई और शुभकामनाएं। 1 वर्ष आपने पूर्ण किया। 2 जुलाई 2025 आप प्रदेश अध्यक्ष बने। अमूमन मुझे लगा कि पहले तो पूछूंगा कि आप कार्यकाल को कैसे देखते हैं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल ये आया कि अक्सर ये पूछा जाता है, क्योंकि 2 नियुक्तियां जो मध्य प्रदेश में हुई वो अप्रत्याशित थी। हम मुख्यमंत्री मोहन यादव के कई इंटरव्यू में सुन चुके हैं कि आपको कैसे पता चला पहली दफा कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके नाम ने भी चौंकाया था, तो 2 जुलाई को पहले आपको कब पता चला था और कैसे पता चला था कि आप प्रदेश अध्यक्ष, इतने बड़े संगठन की बागडोर आपके हाथों में आने वाली? मेरे को तो जिस दिन नियुक्ति हुई उसके 1 दिन पहले ही हमारे जो संबंधित हमारा नेतृत्व है जी उससे सूचना मिली। लेकिन मुझे 3-4 महीने पहले जो 5-7 नाम प्रदेश अध्यक्ष के चल रहे थे जी, ऐसा किसी ने बताया कि इसमें एक नाम आपका भी है। जैसे ही मुझे ये बात पता लगी तो मैंने दिल्ली तो मैं गया ही नहीं, मैंने भोपाल आना भी छोड़ दिया कि पार्टी का नेतृत्व जब भी जो काम दे उसे करे। लेकिन उल्टा हुआ ना, लोगों को पता चलता है कि हमारा नाम है तो वो उल्टी दिल्ली तरफ भागते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि पार्टी जो काम देगी तो उसे करना है, लेकिन अपनी तरफ से अपने द्वारा कोई प्रयास ऐसा ना हो कि अपन खुद पद पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब 1 साल जब हो चुका है तो 1 साल 365 दिन आप कैसे देखते हैं? अपने खुद के 365 दिनों को कैसे देखते हैं मुखिया के तौर पे? देखिए, 1 साल के कार्यकाल में कई चुनौतियां, कई ऐसी बातें रहती है जिसे अध्यक्ष के बतौर आदमी के सामने रहती है जी। लेकिन 1 साल में मेरा सोच था
कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से मैं मिल पाऊँ, उनकी बातें सुन पाऊँ, कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत पाऊँ, केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास जीत पाऊँ। मैंने इस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास किया और कुछ हद तक मैंने इस पे सफलता भी पाई। जैसे जब विश्वास की हम बात करते हैं तो कार्यकर्ताओं की दो चीजें होती है, एक अपेक्षा होती है और अपेक्षा पूरी नहीं होती तो उसको वो उपेक्षा में मानते हैं। आपने एक परिपाटी शुरू की कि कार्यकर्ताओं के काम होते हैं, उन संबंधित सरकार और इसके बीच में समन्वय है। तो आपने कहा कि जो मंत्री आपके कार्यकाल में, ऐसा जो मुझे पता चला, जो मेरी रिसर्च टीम कहती है कि आपने कहा कि जो मंत्री हैं वो दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में बैठेंगे, ऐसी परिपाटी आपने शुरू की और वो कार्यकर्ताओं की सुनवाई। इसका कैसे, एक साल में आप इसे किस तरीके से, ये कारगर रही, इसने काम किया? देखिए, पहला सवाल तो ये आता है कि हम कुछ इस तरह का प्रयास करें। तो हमने इसे ये प्रयास किया और इस पे हम सफल रहे। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये कितनी कारगर रही। तो हमने इसका पूरा फीडबैक सिस्टम बनाया है, कौन कार्यकर्ता मिलता है, क्या काम बताता है और मंत्री उसके बाद क्या काम करते हैं। और लगभग हमारा जो फीडबैक है इसमें हम सफल हैं कि कार्यकर्ताओं के काम होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे काम अगर उसका कोई योजना में पात्र ही नहीं है तो नाम कैसे आएगा? ट्रांसफर पे अगर उस समय में बैन लगा हुआ है तो ट्रांसफर कैसे होगा? तो ये कई अपेक्षाओं पे मंत्री खरे नहीं उतरते। तो भी कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है उनका कहना है कि साहब हमारे लिए मिलना संभव हुआ और ऐसी कई बातें जो सहज मुलाकात से हो सकती थी वो नहीं हो पाती थी, वो काम होना शुरू हुए। हमने एक शुरुआत की और उस पर खरा उतरने का प्रयास किया। आप जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो आपने कहा मेरे पोस्टर नहीं लगाना है, स्वागत में फालतू खर्चा करना नहीं है, आप बंगले में रहते नहीं हैं, आप पर्सनल आपने ये नहीं लिया, आपने काफिला भी इनकार कर दिया। तो ये सब क्यों? ये तो जरूरी होता है ना नेतागिरी के लिए। नहीं, देखिए, जो आप पोस्टर लगाने की बात कर रहे हैं तो मुझे अपने लिए लगा, मैंने किसी और से अपील भी नहीं की। मुझे लगा कि मैं अध्यक्ष बनाऊं तो हजारों लोग मेरा पोस्टर लगा रहे हैं और जिस दिन मैं पद पे नहीं रहूंगा तो शायद उनमें से अधिकतर लोग मुझे पहचानेंगे भी नहीं। तो हम दायित्व को दायित्व की तरह समझें। हम दायित्व को अपने आडंबर में या अपने को ब्रांडेड करने में क्यों उपयोग करें। और इसलिए मैंने अपील की थी कि अध्यक्ष के नाते कोई भी व्यक्ति मुझे वैसे ही शुभकामना दे, वो होर्डिंग या पोस्टर ना लगाए। और मैं तो आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी अपील पे अमल भी किया और मैं जैसा चाहता था उन्होंने वैसा किया। सादगी तो आपने इतनी रखी कि अभी आपने अपने बेटे की शादी करी, किसी नेता को भी नहीं बुलाया, सच? हाँ, ये सच है, लोगों को पता लग गया। मेरा तो प्रयास था कि बहुत ज्यादा पता भी नहीं किसी को जानकारी भी न लगे। लेकिन अब एक चुनौती ये भी हो जाती है, आप एक तरफ सादगी की मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके संगठन में भी वो मिसाल अनुकरणीय होना चाहिए। हाल ही में हमने देखा जब निगम मंडलों के जो नए नए नियुक्तियां हुई तो उसमें उन्होंने लाव लश्कर के सारे कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। युवा मोर्चा अध्यक्ष कहीं जाते हैं तो वहां पे स्वागत के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। फिर आपको कैसा लगता है कि एक तरफ आप जो है सादगी की एक मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो चीज संगठन में कैरी होना चाहिए? देखिए, जब किसी नेता का किसी पद पर निर्वाचन होता है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बनता भी है और दिखना भी चाहिए, लेकिन उसमें कितनी मर्यादा रहनी चाहिए इसका हमने पालन करना चाहिए। निगम मंडल की नियुक्ति कई वर्षों बाद हुई, कई प्राधिकरण तो 10-10, 15-15 साल बाद बने। तो इसलिए उनके जो चाहने वाले रहते हैं, जो कार्यकर्ता रहते हैं, उनका उत्साह देखते बनता है और कई बार वो सीमा लांघ जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद ऐसे वाकये आए तो हमने उस पर कार्रवाई की और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह उत्साहित रहें, वे अपने नेता का स्वागत करें, लेकिन मर्यादा और सीमा में। मुझे पता चला कई निगम मंडल जो उन्होंने रैली इतने काफिले के साथ निकाली तो आपने नोटिस भी दिया है? हाँ, हमने कुछ पे कार्रवाई की और कुछ को संज्ञान में लिया और उन्होंने नोटिस देके उन्हें चेतावनी दी है। बतौर प्रदेश अध्यक्ष एक साल के दरमियान आपका जो कार्यकाल अगर हम सर्च करते हैं तो चुनौती जो है वो विधायकों की अनर्गल बयानबाजी की आती है। आप बुलाते हैं, आप तलब करते हैं, वो वापस अपने क्षेत्र में जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं। पन्ना लाल शाक्य है,
जिनके बयानों को आप सर्च कर लीजिए गूगल पे तो भरा पड़ा है। प्रीतम लोधी कहते हैं कि मेरा 2.5 किलो का हाथ है। लगा राम बाबू गडरिया जो थे वो मेरे मित्र थे। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बयानबाजी है। और दूसरी ये जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, कई मंत्रियों का नहीं बैठ पा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय पत्र लिख रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम पे, तो फिर संगठन के तौर पे आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं? और आप जो ताकीद करते हैं वो फिर वापस जाके वही हो जाते हैं। देखिए, जिस पार्टी के 160 से ज्यादा विधायक हो, वहां आप उदाहरण भी दे रहे हैं तो 1 या 2 से ऊपर नहीं दे पा रहे। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें तो आज भी होती रही और पहले भी होती रही, लेकिन हम उस पर संज्ञान भी लेते हैं, कार्रवाई भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं। जहां तक हमारे मंत्री और उनके तालमेल या कुछ बातें आती है, तो ये तो स्वाभाविक है। कई बार कई परिस्थिति होती है कि आपस का सामंजस्य कम या ज्यादा होता है, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग साथ बैठते हैं, सभी लोग साथ निर्णय करते हैं और सभी लोग प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से सामंजस्य रहे। आपने जब कमान संभाली तब भी कहा गया कि एक तरफ शिवराज भाजपा है, एक तरफ महाराज भाजपा है, एक तरफ नाराज भाजपा है। कांग्रेस ऐसा नैरेटिव सेट करती थी। आप जब बने तो आपने अपने, मुझे जहाँ तक ध्यान है, पहले या दूसरे भाषण में कहा कि मैं बना कैसे भी हूँ लेकिन मैं गुटबाजी को लेकर सख्त रहूंगा। ये आपके शुरुआत से था। अभी हम देख रहे हैं ग्वालियर चंबल में अलग गुटबाजी चल रही है, सिंधिया गुट और पुरानी बीजेपी के गुट के बीच में। तो हर जगह गुटबाजी जो है वो एक बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, भाजपा में गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, कुछ जगह ये होता है कि किसी नेता को चाहने वाले या उसके कुछ समर्थक हो सकते हैं जिनको एडजस्ट करने के लिए, जिनको पद दिलाने के लिए वो नेता प्रयास करता है। लेकिन हमारे दल में दूसरे दलों जैसा नहीं रहता। हमारे दल में ये संख्या बड़ी कम या सीमित होती है और हमारा प्रयास रहता है कि किसी भी तरह कोई नेता किसी और नेता को के साथ उसका सामंजस्य रहे, तालमेल रहे। और ये चीज छुटमुट हो सकती है लेकिन बहुत बड़े नहीं। ये हमारा और हमारे नेतृत्व का प्रयास रहता है। अब मैं आपकी निजी प्रदेश अध्यक्ष, आप तो पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। आपके पिताजी 4 बार के सांसद रहे। वो उस बीजेपी से हैं जिसे, जो कुशाभाऊ ठाकरे की लेगेसी वाली बीजेपी से, फाउंडर मेंबर बीजेपी के रहे। और आप प्रदेश अध्यक्ष बने एक नई बीजेपी के, नई परिपाटी के बीजेपी के। कितना फर्क पुरानी और नई बीजेपी में? देखिए, पुरानी बीजेपी के जो विचार थे नई बीजेपी के हैं। तकनीक का फर्क हो सकता है, सुविधाओं का, और आज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है इसका फर्क हो सकता है। लेकिन हमारे विचारों में कोई परिवर्तन नहीं। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता प्रमुख था, आज भी प्रमुख है। उस समय भी हमारी विचारधारा हमारे लिए प्रमुख थी, आज भी प्रमुख है। उस समय भी जो हमारे विचार थे आज भी वो विचार है। हाँ ठीक है, वो उस जमाने की पार्टी थी, आज हम नए जमाने की पार्टी है। बिल्कुल। अब आप जब बने हैं, आपका 1 साल पूरा हो गया है, तो जब आपका 1 साल पूरा हो रहा है तो आपके सामने पहली चुनाव की चुनौती सामने है, दतिया उपचुनाव के जरिए। किस तरीके से बीजेपी इस पर जाएगी? क्योंकि आपके तौर पर भी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के तौर पर भी, नए सीएम और नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए ये पहली चुनाव की चुनौती होगी। निश्चित तौर पे मेरे अध्यक्ष बनने के तौर पे पहली चुनौती है। हालांकि इसके पहले जो अमरवाड़ा चुनाव था उसका मैं प्रभारी था चुनाव का। चुनाव की चुनौतियां तो कई बार आई, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आई है। हमारी पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी दतिया चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत से आम जनता का दिल जीतने का काम करेगी। हम उस चुनाव में सफल होंगे। हमारा नेतृत्व और हम मिलके इस चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मोहन सरकार की 2.5 साल की उपलब्धियों को लेकर चुनाव में जाएगी पार्टी? निश्चित तौर पे एक मोहन जी की सरकार, जिसने चाहे इंडस्ट्री का मामला हो, चाहे टूरिज्म का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे एजुकेशन और हेल्थ का मामला हो, हर क्षेत्र में, चाहे कृषि का मामला हो, हर क्षेत्र में काम करने का काम किया है। इन सब उपलब्धियों को लेके, हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेके हम जनता के सामने जाएंगे। एक बात मेरी भी, जितने बीजेपी के नेताओं से बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड होती है सर, नेताओं से बात होती है, कई बार विधायकों से बात होती है, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है जी। और जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, तो हमारी सरकार का, संगठन का प्रयास रहता है कि हम इस तरह ब्यूरोक्रेसी कहीं पे भी जनप्रतिनिधि और हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसका आदर करें।
किसी जगह अगर ऐसा कोई मामला आता है तो संगठन के संज्ञान में आता है, तुरंत हम मुख्यमंत्री जी को बताते हैं और सरकार उस पर संज्ञान भी लेती है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश में सरकार और हमारी जो विचारधारा है उसका नेतृत्व ही चले, इसकी चिंता हम सब करते हैं। किसी जगह अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि संगठन और सरकार उस पर तुरंत संज्ञान ले लेंगे। बिल्कुल, सरकार यूसीसी ला रही है, बीजेपी किस तरह से इसे? नहीं, निश्चित तौर पे समान नागरिक संहिता आना चाहिए और इस देश के हर नागरिक को बराबर अधिकार होने चाहिए, उसके बराबर कर्तव्य होने चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी सरकार ये कानून लाने का काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में इसके लिए एक सकारात्मक वातावरण बन भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, आपने समय भी दिया हमसे, आप जुड़े भी, हमसे सवालों के जवाब भी दिए। शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए भी, आपके कार्यकाल के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत खंडेलवाल जी ने जिस तरीके के साथ जो हमारे सवाल थे उनके जवाब दिए। अब पहली चुनौती चुनाव की है, नगरीय चुनाव भी इसके बाद है, और संगठन को लेकर सबसे बड़ी चुनौती अनुशासन की और उसके बाद निपटने की गुटबाजी। आपने जाना हेमंत खंडेलवाल जी को, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।